हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में अभी तक पीसीएस में आए हुए हैं या फिर आरओ में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ में देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का, लेकिन इसी बीच में सारे के सारे क्वेश्चन को भी कवर हो जाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिक वो भी कवर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो न्यूटन्स का लॉ एक बार तो पीसीएस में यही पूछ लिया था कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। सिंपल सी बात है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमण स्क्वायर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर फार्मूला में इसको लिखे तो ये कुछ ऐसे होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वस्तुओं के बीच में जो फोर्स होगा वो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 है एक का मास है, m2 दूसरे का मास है, r क्या है उनके बीच का डिस्टेंस है और g एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और g की वैल्यू जो होती है मैथमेटिकली 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, ये होगी g की वैल्यू। तो हमने देख लिया न्यूटन्स का लॉ बेसिकली यही कहता है कि दो भी ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच का जो लगने वाला ग्रुप ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्होंने बताया कि फोर्स को मैथमेटिकली उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि इतने की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि जो फोर्स होता है वो उनके मासेस के प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बस इतना ही न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसके बारे में इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हमने देखा है कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स तो gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। अब जब उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि पृथ्वी जो है अपनी तरफ किसी भी वस्तु को जिस बल से खींचती है या अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी या गुरुत्व। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ भी, F = G। तो यहाँ मास चेंज हो जाएगा, ठीक, अर्थ का मास एक आ जाएगा और r स्क्वायर। r में क्या क्या आएगा, अर्थ का रेडियस आएगा प्लस हाइट। हाइट में क्या, वो ऑब्जेक्ट किस हाइट पे रखी हुई है। अगर जैसे ये अर्थ हो गया तो यहाँ के सेंटर से, क्योंकि बात यहाँ से हो रही है ना अर्थ के टुवर्ड्स इस सेंटर, तो सेंटर से ही ना लेंगे ना इन डिस्टेंस, तो ये r ही रेडियस हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट इतनी h हाइट पे है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे है और इसका सेंटर हो गया, तो r + h टोटल हाइट ना होगा तब जाकर के इसके बीच का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में लेना है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में अर्थ की तरफ आ रही है, गिर रही है, तो एक्सेलरेट होगी हर मोमेंट पे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी नहीं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितने पास में आती जाएगी, पास में आने का मतलब r की वैल्यू कम होती जाएगी, तो f की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ना दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू। तो हमने ग्रेविटेशनल देख लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देख लिया और ग्रेविटी देख लिया। अब सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट सर्कुलर ही मूव करते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड। लेकिन क्यों सर्कुलर मूव करते हैं, एक्चुअल में सर्कुलर मोशन बोला जाता है, लेकिन सैटेलाइट का मूवमेंट इलिप्टिकल पथ होता है, यानी कि थोड़ा सा वृत्ताकार ना हो करके थोड़ा सा हट उससे एक इलिप्ट के शेप में या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में होता है। तो ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कैसे करते हैं, इस पीछे का जो रीजन है इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो जैसे कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ मोशन वो बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स के उसे रोका ना जाए या उसे मूवमेंट में ना लाया जाए। इसका मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यहाँ पे हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्चुअल में इसको जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है
इसको ऐसे भाग जाना चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इस तरीके से चेंज हो रही, इस तरीके से हर मूवमेंट पे चेंज हो रही है। यानी कि कोई ना कोई तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है जो इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल। यही होता है इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई भी प्लेनेट या फिर कोई भी सैटेलाइट है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उसको सेंटर की तरफ एक तरीके से बना करके रखता है, बाउंड करके रखता है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में या प्लेनेट के रिस्पेक्ट में ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल हो जाता है, तो दोनों को बैलेंस कर देता है और ये एक सिस्टम में बाउंड रहता है और स्केप नहीं कर पाता। तो यही हो गया, बस हमको इतना जानना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज मेन रीजन बिहाइंड द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द सन, या फिर मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड देयर प्लैनेट्स। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है अगर जिस स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, अगर अर्थ को एज एग्जांपल लेके चले तो अगर अर्थ के सरफेस से फेंक दिया गया तो वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना रह करके उसको स्किप करके बाहर चली जाएगी, मतलब कि एक तरीके से उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी नीडेड फॉर द escape फ्रॉम द अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, यही होता है। इसका फॉर्मूला होता है v = स्क्वायर रूट g/m/e/r, इसकी जहाँ m क्या है मास ऑफ द अर्थ, r क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारा जो है सिंपल पीरियोडिक मोशन। सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा सर्कुलर मोशन सैटेलाइट के अराउंड, अब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है ना, एक पॉइंट है इसी के अराउंड ऐसे तरीके से लीनियरली मूवमेंट बार बार हो रहा है, तो ये होता है सिंपल पीरियोडिक मोशन। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स बोथ साइड्स स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट इट इज कॉल्ड सिंपल पीरियोडिक मोशन। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पूछता है, इसमें सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही है, एक सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है? सिंपल जैसे एक पेंडुलम है, यहाँ से बंधा हुआ है, मूवमेंट हो रहा है ऐसे, तो इसका ये लेंथ होगा और इसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, तो इन्हीं के बीच का रिलेशनशिप जो होता है तो ये कितना इसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये होता है 2π√L/g। इसी पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे कि एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि गर्मी के महीने में जो होता है टाइम पीरियड या फिर जो घड़ी होती है सिंपल पेंडुलम वॉच होता है, स्लो क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा तो इसकी ये जो मेटल की बनी हुई है लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ गया, आवर्तकाल उसके मतलब दिन में जो भी टाइम है उसका बढ़ गया। इसी तरीके से विंटर में क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि सिकुड़ जाएगा, मेटल ही तो है, इस वजह से कम हो जाता है टाइम पीरियड। ठीक, और इसी पे क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कि कोई झूला है, उस पर कोई एक लड़की बैठी हुई है, ऐसे झूला झूल रही है, झूला ऐसे झूल रही है, लेकिन अचानक से वो खड़ी हो जाती है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो खड़ी हो गई, पहले तो यहाँ तक इसकी लेंथ थी, ठीक है, अभी खड़ी हो गई तो इसका मास यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ तक हो गई ना, तो लेंथ कम हुई ना। और इस फार्मूले से हम क्या देखते हैं, t = 2π√L/g। तो लेंथ जब कम हुई तो टाइम पीरियड भी तो कम हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब इसकी जो एक तरीके से और जल्दी जल्दी झूला में का स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसमें हमने देख लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है केपलर्स का लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स का प्लेनेटरी लॉ। इसमें केपलर ने प्लेनेट से रिलेटेड अर्थ के अराउंड जो भी मूवमेंट है उससे रिलेटेड 3 लॉज दिए। एक तो लॉ बोलता है प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, जैसे मैंने बताया ना, उसमें मूवमेंट करता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या है? जैसे कि ये सन हो गया तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, इस तरीके के। अगर तो यहाँ से मतलब एक ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और दूसरा ला क्या, बस हमको यही जानना है कि हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट होता है सन के अराउंड कोई भी प्लेनेट। और दूसरा ला क्या बोलता है, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्ट्रिप्स आउट इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं प्लेनेट का मूवमेंट हो रहा है,
प्लेनेट का मूवमेंट तो रहता है रिवॉल्यूशन। ये जितना एरिया है, अगर मान लेते हैं सेम एरिया यहाँ भी होगा, तो इसको कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही कवर करने में इसको टाइम लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि एक्चुअल में जब डिस्टेंस ये कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाने की वजह से वो अपना जो भी टाइम गेन रहता है एडजस्ट हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। इसके हमको बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है, बस हमको बेसिकली जानना है कि हाँ सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछेगा भी तो बस इतना पूछ लेगा कि सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, सन के अराउंड जो भी साल भर का पीरियड है, वो उसका जो वर्ग होता है इसकी सेमी मेजर एक्सिस जो ए है ना, बड़ा वाला जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसके क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर, कहाँ? स्पेस में डिसअपियर हो जाता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो जाएगा तो उस कंडीशन में फोर्स जीरो हो गई, तो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बनती है? जब जहां ग्रेविटी ही नहीं है तो वेटलेसनेस वाली कंडीशन बन जाती है। वेटलेसनेस यानी कि हमें अपना भार फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ना स्पेस में भार क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ग्रेविटी जीरो क्यों हो जाती है? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का उतना नहीं रह पाता जितना कि अर्थ के सरफेस पे रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरीके से ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है, ये भी ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इससे भी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है, तो इस तरीके से कम हो जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा भी, तो हमने कुछ क्वेश्चन देख भी लिए। नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। अब सेम रीजन है, ग्रेविटी यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा कम है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, गैसियस पार्टिकल है, वो सब स्केप कर जाते हैं इसकी एटमॉस्फेयर को। वाई सैटेलाइट डू नॉट फॉल? सैटेलाइट क्यों नहीं फॉल करते? हमने देख लिया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको एक तरीके से सेंटर के अराउंड मूवमेंट के लिए एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है, इस वजह से वो बाउंडेड रहता है। ये हमने अभी कवर कर लिया। कैंडल फ्लेम इन द स्पेस। कैंडल फ्लेम मतलब मोमबत्तियाँ स्पेस में स्फेरिकल हो जाती है, मतलब गोलाकार चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जीरो होता है। कुल मिलाकर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटी जीरो हो जाए इसी पर है। क्यों ग्रेविटी जीरो हो जाने से? तो ग्रेविटी जब जीरो हो गई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना लगाने वाला कि उसको कोई सिलेंड्रिकल बना दे, यानी कि बेलनाकार। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट के ये बेसिक नेचर होता है कि वो अपने मिनिमम एरिया को, सरफेस एरिया को बना के रखना चाहते हैं। इस वजह से अब शेयर का एरिया मिनिमम होता है, इस वजह से स्फेरिकल हो जाती है। अब यहाँ पे स्फेरिकल क्यों नहीं होती अर्थ पे, ऐसे क्यों होती है सिलेंड्रिकल? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ये फ्लेम जल रहा है तो इसके आसपास के एयर को भी तो गर्म करता है, तो ये आसपास के एयर ऊपर उठती हैं और फिर यहाँ नीचे से जो स्पेस खाली होता है इसको नीचे से एयर आकर के उसको फिल करती हैं, तो एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है। और दूसरा इसमें एक और रीज़न होता है, तो यहाँ डेंसिटी वेरिएशन का। यहाँ की एयर गर्म है, इसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। यहाँ की एयर जो इससे फ्लेम से थोड़ा सा दूर है, ये डेंसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर मतलब यहाँ एक तरीके से आकर के इनपुट एयर का काम करती हैं और ये भारी होती हैं। डेंसिटी ज़्यादा है तो भारी होती हैं, इस वजह से ये नीचे होती हैं। और ये हल्की एयर होती हैं, गर्म जो फ्लेम के ज़्यादा पास में होती हैं तो ये ऊपर होती हैं। तो एक तरीके से ऊपर नीचे वाले कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बन जाता है। बस हमारा जो ग्रेविटी वाला सेक्शन था इतना ही हमें पढ़ना था। इसमें हमारे ग्रेविटी के लगभग सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं।